हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीएस बूस्टर हब में। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी एग्जाम में एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये पूरे 12 पंचवर्षीय योजना आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिएगा अंत तक। ये मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा और आप एग्ज़ाम में पक्का है कि 5 ईयर प्लान से अगर क्वेश्चन आता है तो ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आ गए हैं 5 ईयर पे। आइए जानते हैं पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना में एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे टीजीआर का मतलब क्या होता है। हम आगे बोलेंगे कि टीजीआर इतना था, तो टीजीआर का मतलब होता है टीजीआर का मतलब होता है टारगेटेड ग्रोथ रेट। टारगेटेड ग्रोथ रेट और एजीआर का मतलब होता है अचीव्ड ग्रोथ रेट, यानी कि हमने कितना लक्ष्य किया था और कितना प्राप्त किया था। लक्ष्य जो किया उसे टीजीआर बोला जाता है और जो हमने प्राप्त किया उसे एजीआर बोला जाता है। और क्या थी इसकी समय अवधि, इसके थे उद्देश्य, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप बस बने रहिएगा अंत तक। चलिए तो डिस्कस करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो पहली पंचवर्षीय योजना देखिए 1951 से 1956 तक रही। पंचवर्षीय योजना जो 5 साल की योजना होती है उसे पंचवर्षीय योजना कहते थे। आज़ादी के बाद ही ये पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, जो अपने देश में बहुत सारी गरीबी हो या खाद्यान्न हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र में उस सब में अच्छा करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता था कि 5 साल में हम उतना लक्ष्य प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक थी। इसका उद्देश्य था कृषि कृषि बढ़ाने का अर्थ ये है कि यहाँ पे खाद्यान्न कृषि में विकास करके खाद्यान्न की सुधार करना था, कि अपने यहाँ खाद्य पदार्थ जो होती थी उनकी मात्रा कम थी, जैसे गेहूँ है, चावल है, जौ, अरहर, धान, ये सब जो चीज़ें हैं उनके पहले क्या होती थी, उत्पादन कम हुआ करता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में टारगेट किया गया कृषि विकास के लिए, ताकि कृषि में अगर विकास होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे यहाँ खाद्यान्न बढ़ेगा, जिससे भूखमरी कम होगी। ये जो प्लान था यह एक सफल प्लान रहा। अपना पहला ही पंचवर्षीय योजना सफल थी। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री जो थे वही इसके अध्यक्ष होते हैं पंचवर्षीय योजना के, और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, जो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए इसमें लक्ष्य जो रखा गया था वो 2.1 का रखा गया था कि 2.1% हमारा लक्ष्य वृद्धि दर था, लेकिन हमें जो एजीआर हुआ अचीव्ड ग्रोथ रेट वो हमारा 3.6% रहा। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोगों ने हीराकुंड बांध का निर्माण किया। हम लोगों मतलब कि सरकार ने हीराकुंड बांध का निर्माण किया। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण भी इसी से हुआ था, और दामोदर घाटी परियोजना भी इसी से, यानी कि 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो वो पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि इसका पूछा है कि मॉडल पूछा जाता है, हमेशा मॉडल पूछा जाता है। देखिए एग्जामों में ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि इसका समय अवधि क्या थी, यानी कि 1951 से 1956 तक। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि कृषि विकास के लिए, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। और इसका मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल था हेयर डोमर मॉडल। हेयर्ड डोमर मॉडल याद रख लीजिएगा, हेयर्ड डोमर मॉडल डोमर मॉडल था इनका। ठीक है, हेयर डोमर मॉडल था, याद रखिएगा। इसका मॉडल इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, समय अवधि इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें चलती रही। और इसमें चला गया कि समअवधि विकास कार्यक्रम, आय एवं धन का समान वितरण, बाकी भी चीजें थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय, पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 1956 से लेकर 1961 तक था। 1956 से 1961 तक, पहले 1951 से 1956 तक, 1956 से 1961 तक। इसका
बुनियादी एवं भारी उद्योगों का विकास, बुनियादी एवं भारी उद्योगों का विकास, यानी कि कह सकते हैं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर काफ़ी ध्यान दे रही थी। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में स्थापना करना, क्योंकि भारत में अब खाद्यान्न सुरक्षा की वृद्धि हो चुकी थी। अब उत्पादन तो अच्छे हो रहे थे, लेकिन अब कमी किसकी थी? देश को आगे ले जाने के लिए उद्योग बहुत ज़रूरी है। और इससे मॉडल दिया था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक है पीसी महालनोबिस। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल कौन थे, तो ये किसके मॉडल पर आधारित था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसी के समय बहुत सारे स्टील प्लांट खुल गए। स्टील प्लांट का अर्थ होता है इस्पात संयंत्र। ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है जीएस बूस्टर हब, उस पर दे दी जाएंगे। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझते जाइए। चीज़ों को काफ़ी आसानी से और ट्रिकी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल कौन थे? पीसी महालनोबिस। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण तौर से कह सकते हैं कि उद्योग पर था। इसका उद्देश्य उद्योग पर बढ़ावा देना था। समयकाल 1956 से 61। उद्देश्य बुनियादी एवं भारी उद्योगों का विकास। मॉडल पीसी महालनोबिस। लेकिन इसका जो टारगेटेड रेट था, टीजीआर जो था वो 4.5 और एजीआर जो है 4.27। हालांकि ये एक तरह से सफल ही माना जाएगा, क्योंकि 4.5 का हमारा वृद्धि दर माना गया था और हम लोग 4.27% प्राप्त किए थे, तो लगभग सफल ही था। इसके और भी इसके और भी लक्ष्य इसमें थे, जैसे आय में वृद्धि। इसका लक्ष्य था आय में वृद्धि करना, कि आय की वृद्धि 25% की जगह प्रति व्यक्ति आय 8% की वृद्धि करेंगे। इसी के साथ ही दुर्गापुर स्टील प्लांट जो हमारे वेस्ट बंगाल में है, उसे ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। ब्रिटेन की सहायता से किस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट खोला गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसका समय काल था 1956 से 1961 और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी? दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से खोला गया था? तो ब्रिटेन की सहायता से। और भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और सहायता किसकी ली गई थी? यूएसएसआर, जो उस समय सोवियत संघ था, आज के समय में रूस हो गया है, टूट के कई देशों में। और राउरकेला स्टील प्लांट तो हमारा उड़ीसा में है और इसे वेस्ट जर्मनी की सहायता से खोला गया था। जर्मनी की सहायता से खोला गया था। तो याद रखिएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल का ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ का यूएसएसआर की सहायता से खोला गया। और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा का जर्मनी की सहायता से खोला गया था। और उसी समय भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग 1956, परमाणु ऊर्जा आयोग 1956 आया था। जिस समय था 1956 से शुरू हुई थी। और जो हमारा होमी जहांगीर बाबा आयोग आया था, समाजवाद की स्थापना करना और परमाणु को बढ़ावा देना भी था। मिश्रित अर्थव्यवस्था 1956 में शुरू की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। 1961 से 1966 तक चली। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1966 इसका उद्देश्य रहा था कृषि और उद्योग दोनों का विकास। कहने का अर्थ है कि पहली पंचवर्षीय योजना और जो दूसरी थी, उन दोनों को मिलाकर लगभग तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी। इसका उद्देश्य था दोनों पंचवर्षीय योजनाओं को साथ लेकर चलना। कृषि और उद्योग दोनों पर विकास कर रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो आत्मनिर्भरता की ओर शुरुआत थी कि खाद्यान्न उत्पादन और औद्योगिकी में अपने असमानता को समान तरीके से वितरित किया जाए और पूरे अपने देश का एक स्थान निश्चित किया जाए। इस समय टारगेटेड रेट था हम लोग का 5.6% का, लेकिन अचीव हुआ 2.8%। यह पूरी तरह से एक फेल पंचवर्षीय योजना हुई। इसका प्रमुख कारण था कि 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। इंडिया और चाइना से 1962 में वार हुआ था, जिसमें इंडिया को थोड़ी ज़्यादा ही नुकसान हो गया था। और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ। और यानी कि जो हमारा 1961 से 1966 का समय काल तृतीय पंचवर्षीय योजना का रहा, उस समय भारत को काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। 1962 में चाइना के साथ वार, फिर उसी 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ वार हुआ। तो वहीं 1964 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो जाता है। तो ये इसके फेल होने का यही प्रमुख कारण था कि भारत के साथ हो रहे वार और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाना, जो देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा।
1966 में भारत में सूखा भी पड़ गया था और 1966 में जो 1964 में उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे क्या हुए, प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1966 में उनकी भी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु आज तक इसका पता नहीं चल पाया कि क्या कारण थे इनका मृत्यु का, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। हरित क्रांति की शुरुआत भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 1966 से ही लगभग किया गया था हरित क्रांति की शुरुआत, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। ये जो मॉडल था वो एस सी चक्रवर्ती था, यानी कि एस सी चक्रवर्ती मॉडल कहा जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। और बोकारो एवं भिलाई स्टील प्लांट जो खोला गया था, आयरन स्टील प्लांट यूएसएसआर की सहायता से 1969 में बोकारो स्टील प्लांट खोला गया था। भिलाई तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। 1966-69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। ये प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि प्लान हॉलीडे का क्या समय अवधि है, तो 1966 से 1969 तक। 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। उसका महत्वपूर्ण कारण था कि अभी इंदिरा गांधी जी नई नई सरकार में आई हुई थी, तो उन्होंने अभी तक नहीं चलाया। 3 वार्षिक प्लान चला था, 3 वार्षिक प्लान, और ये प्लान हॉलीडे है 66 से 69 तक। तो ये इंदिरा गांधी जी अब हो चुकी हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री। तो पहली महिला प्रधानमंत्री आ चुकी हैं इंदिरा गांधी जी। अब इनकी आई चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो 1969 से 1974 तक है। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भर। पहले बार बोला जाएगा कि वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास या आत्मनिर्भरता की बात की गई है, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में है। समाज में समानता की बात किस में की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना में है। तृतीय पंचवर्षीय में ये इंदिरा गांधी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च की गई। इसे गॉडगिल प्लान भी कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल प्लान भी कहा जाता है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। और इसे तो गॉडगिल प्लान भी कहते हैं, लेकिन इसके मॉडल थे अशोक रुद्रा मॉडल। अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसे गॉडगिल प्लान भी कहा जाता है, लेकिन ये अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित था। परिवार नियोजन की बात देखिए इसी में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। आप लोग याद रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अभी 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। तो ये कभी कभी पूछ जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो वो था हम लोग का चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 तक चली थी। पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण भी किया गया था इसी समय। वो परीक्षण था जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था। आयरन लेडी का जो पद है इनको यहीं से मिला था। भारत में बांग्लादेश के शरणार्थियों का आगमन हुआ था। तो काफी चीजें हुई थी इस समय। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इंडो पाक वार 1971 का जो हुआ था, इंदिरा गांधी बांग्लादेश को आजाद कर रही थी। और पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था, चौथा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। और गॉडगिल प्लान किसे कहते हैं? चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थिरता और कीमत की साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े चलो एक कदम था इंदिरा गांधी का, जो 1969 से 1974 तक चला। 1969 से 1974 तक चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। ये पंचवर्षीय योजना नाम है, लेकिन ये चला था 4 साल। तो याद रखिएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और इसके तैयार करते डीपी धर। डीपी धर जो मॉडल है इसके तैयार करता था, यानी कि डीपी धर मॉडल पर आधारित था पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ही प्रश्न ज्यादा बनता है, वो यही कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका समयकाल 1974 से 1978 तक है। 4 साल तक ही चला था यह। ये था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में चला। 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला था ये 1974 से 78 तक चला था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1974 से 1978 चला था। इसमें रोजगार के स्तर को बढ़ाए जाने की मांग किया गया था। जीवन स्तर के सुधार के लिए किया गया था। 1977-78 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। और यहीं पे देखिए फर्स्ट टाइम गैर कांग्रेसी सरकार आई मोरारजी देसाई की, जो थी किसकी? जनता पार्टी की। अब इसके ये थी जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई की,
ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई 1977 में, 1977 में आई। इसीलिए ये प्लान केवल 1978 तक ही चल पाया, इसीलिए ये प्लान 1978 तक ही चल पाया, इसीलिए ज़्यादा दिन तक ये प्लान नहीं चल पाया, यानी कि पूरे 5 साल नहीं चल पाया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तैयार करता है। यह मॉडल डीपी धर का था। इसका उद्देश्य गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक ही प्रश्न पूछता है बार बार कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और 20 सूत्री कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में थी। 1978 में यह प्लान बंद करना पड़ा। यह प्लान 4 वर्ष तक ही चला। 1966 से 69 तक भी हम लोग का हॉलीडे प्लान चला था। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चलेगा। याद रखिएगा, रोलिंग प्लान अभी पूछा हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, ये प्रश्न भी पूछ देता है कि गुन्नार मिडल मॉडल, गुन्नार मिडल मॉडल किस पर आधारित है, तो रोलिंग प्लान पर है। रोलिंग प्लान कब चला था हमारा? 1978 से 1980 तक। ये कौन लगाए थे? मोरारजी देसाई जी, जो प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। योजनाओं को प्रत्येक वर्ष जांचना हुआ था। तो रोलिंग प्लान कितने दिन चला था? 1978 से 1980 तक। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हमारे पास थी 1980 1985 का समय आ चुका था और अब देश में उद्योग भी लगभग हो चुके थे, खाद्यान्न में भी हो चुका था, लेकिन अब समय था। हमारा ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध उत्पादन भी 1970 में हो चुका। अब बात थी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि की। तो पंचवर्षीय छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। फिर से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ चुकी है क्योंकि मोरारजी देसाई की पार्टी अब जा चुकी है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि की बात छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। टेक्नोलॉजी की जो पहला बात है कि टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण किया जाए, वो छठी पंचवर्षीय योजना में था। गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करने का उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना और बुनियादी ढांचा का उद्देश्य, बुनियादी ढांचे का विकास करना भी छठी पंचवर्षीय योजना में था। यहाँ पर हम लोग 5.2% का टीजीआर रखे हुए थे, लेकिन हम लोग को प्राप्त 5.66% हो गया था, यानी कि ये एक सफल योजना थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इसमें कोई खास बात नहीं हुई। यहाँ से एग्जाम में कोई प्रश्न बनता नहीं है। 1-2 प्रश्न बनता है, वही कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया या किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1978 में IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये प्रश्न देखिए इस बार पेट के 6 तारीख को पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था। 6 सितंबर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1980 में किया गया था। तो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना, ये इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर प्रश्न उनका यहीं से आएगा, GDP से आएगा, GST से आएगा, पंचवर्षीय योजना से आएगा और मुद्रास्फीति से आएगा। ये 2-4 टॉपिक से आता है। और अगर पंचवर्षीय योजना से आता है तो 1-2 प्रश्न यहीं से बन जाएंगे, ऊपर के 3-4 और 5 पंचवर्षीय योजना से, या लास्ट का 1-2 पंचवर्षीय योजना, और ये सारे के सारे यहीं पे डिस्कस हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पंचवर्षीय योजना से कोई भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। 1978 में IRDP आया था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। और देखिए यहीं ये एक इम्पोर्टेंट है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1980 से 1985 समय अवधि छठी पंचवर्षीय योजना की, उसमें 2 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, तो याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म था। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1982 में की गई। ठीक है, आइए अब चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से। छठी पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से यही पूछ जाएगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी, या फिर नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी और कब हुई थी। यही सब प्रश्न वहां से बनते हैं। आइए 7वीं पंचवर्षीय योजना के चलते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारा जो है ये चलता है आपका 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है। समय अवधि देखिए इसका यही है
1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इसका नारा था भोजन, कार्य एवं उत्पादकता। उत्पादकता यानी कहने का अर्थ है कि भोजन, कार्य एवं उत्पादकता नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा किस में दिया गया था, या कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, ऐसे कुछ करके टैगलाइन देके भी प्रश्न पूछ देता है। तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में है। यहाँ से यही बनेगा प्रश्न कि भोजन, कार्य, उत्पादकता या रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक नीड्स नारा, ये स्लोगन कब दिया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। ये भी एक प्रकार का सफल पंचवर्षीय योजना ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5% का टीजीआर था और 6.1% हम लोग प्राप्त किए थे। यानी कि जो लक्ष्य था वो 5% का था और प्राप्त हम लोग 6.1% किए थे। पहली बार सरकार ने निजी क्षेत्रों को पर बल दिया था। सरकार ने निजी क्षेत्रों पर बल दिया, यानी उनको बढ़ावा दिया उद्योग के आदि मामलों में। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया गया, यानी कि जो महंगाई है उसे नियंत्रित किया गया, आर्थिक स्थिरता लाई गई, खाद्यान्न के उत्पादन को भी बढ़ाया गया, रोजगार का अवसर भी बढ़ाना था। ये थी। और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत भी की गई। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कब की गई, तो ये यहीं पे थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना सार्वभौमिक शिक्षा की शुरू था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारा बीत चुका है। 1990 का समय आ चुका था और 1990 वही समय है जब आर्थिक संकट आ चुकी थी। एक आर्थिक संकट की घड़ी हमारे पास बचे 15 दिन के केवल पैसे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो श्रीलंका का हाल हुआ है वर्तमान में, वैसा भारत की होती, यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता। 1990 से 92 तक 2 वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। वार्षिक योजना चलाई गई क्योंकि अब पंचवर्षीय योजनाएं लायक समय नहीं था, ना ही उतने पैसे थे। भारत में 6 वार्षिक योजनाएं लाई थी। 1990 से 92 तक वार्षिक योजनाएं चलाएगी। 1991 में हमारे उस समय जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, नए आर्थिक सुधार लाए। 1991 में वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने आर्थिक सुधार लाया और एलपीजी मॉडल को बढ़ावा दिया। एलपीजी मॉडल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी लिबरल यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब जो कंपनियां हैं उनको भारत में आमंत्रित करना। निजीकरण का मतलब प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण का मतलब विश्व स्तर पर कंपनियों या फिर अपने व्यवसाय को चलाने के लिए पात्रता देना, लाइसेंस वगैरह देना। ये एलपीजी मॉडल था जिससे देश में उस समय काफी सुधार हुआ और वित्त मंत्री उस समय के थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। ये हुआ तो बस वही कि यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल याद रख लीजिएगा, पर क्योंकि 90 से 92 तक तो ऑफ था, बंद हो गया था। अब 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, खर्च, स्वास्थ्य और शिक्षा। खर्च, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो विकल्प दिया गया, जो स्लोगन दिया गया, वो कौन था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और जो एलपीजी नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, मनमोहन राव मॉडल था। ये मनमोहन राव मॉडल पर आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, मनमोहन राव मॉडल पर आधारित था। अन्य इसके उद्देश्य थे रोजगार बढ़ाना, प्राथमिक स्वास्थ्य का सुझाव देना, शुद्ध पेयजल देना और सभी गाँव में टीकाकरण करना। बाकी इसके उद्देश्य थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछेगा कि एलपीजी नीतियाँ किस पंचवर्षीय योजनाओं में लागू की गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ पे थोड़े बहुत ये प्रश्न पूछ देते हैं कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा किस में दिया गया। एनएनपी यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय जो न्यूट्रिशन पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो शुरू किया गया, वो किस में शुरू किया गया। हालांकि ये भी एक प्रकार की सफल योजना भी रही कि 5.6% हम लोग का टीजीआर था, लेकिन हम लोग 6.8% एजीआर प्राप्त किए थे। यानी कि ये एक प्रकार की सफल पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट था 9th पंचवर्षीय योजना। सभी की सभी पंचवर्षीय योजना इसी में डिस्कस हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, यानी कि आपको कोई ना कोई फायदा हो रहा है इससे, अगर 1% का भी फायदा हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मददगार वीडियो यहीं पर मिलेंगे।
आइए 9th पंचवर्षीय योजना को डिस्कस कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 9वीं पंचवर्षीय योजना की 1997 से 2002 तक था। अब यहाँ पर सरकार आ चुकी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी। 98-99 इस सब में काफी उथल पुथल हुआ, लेकिन एट द एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय प्रधानमंत्री रहे मेन तौर पे। सामाजिक और न्याय संगत सुधार के साथ विकास की बात इसमें किया गया। जीवन स्तर को बढ़ावा देना, उत्पादनशील रोजगार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय समानता, आत्मनिर्भरता, जवाहर रोजगार आयोग का विलय हो गया। जो जवाहर रोजगार चलता था पहले, उसका विलय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में हो गया। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में 2000 में ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, तो सन 2000 में की गई थी। हालांकि आज हम लोग को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना शुरू की है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन 2000 से ही चालू है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का जो बात है वो देखिए 2001 से ही शुरू है। यह भी एक प्रकार से सफल ही मानेंगे, लेकिन थोड़ा ग्रोथ रेट हम लोग का कम रहा इसमें, लेकिन ठीक थी। ये विफल योजना नहीं मानी जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बस यही बनेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस पंचवर्षीय योजना में कब शुरू की गई, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना सन 2000 में, सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा जो समय काल है वो सन 2000 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक, माफ कीजिएगा 2002 से 2007 तक था। इसका उद्देश्य था मानव विकास के साथ वृद्धि। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि मानव विकास के साथ वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय में था। यहाँ पे जीडीपी को 8% की वृद्धि उद्देश्य, लक्ष्य रहा हमारे कि 8% तक वृद्धि करेंगे जीडीपी को, और 2007 तक गरीबी को 5% तक कम किया जाएगा, और इसका साक्षरता 2007 तक 72% कर देंगे। ये हमारे लक्ष्य थे। 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM आया गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया। 2005 में ही RTI आया, RTI अधिनियम किसी भी सरकारी काम का जायजा ले सकता है RTI दाखिल करके। और 1905 में VAT लाया गया, वैल्यूएबल एडेड टैक्स। वैल्यूएबल एडेड टैक्स जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है 2005 में ही लाया गया। यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये सब चीजें की गई। नरेगा भी आया था, जो नरेगा आज चलता है, और नरेगा आया था 2005 में। अब तो मनरेगा हो गया है। महात्मा गांधी, पहले नरेगा आया था 2005 में, अधिनियम आया था। ये 2006 से लागू किया गया है, लेकिन 2005 में इसका अधिनियम आया था, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये एक प्रकार का ये भी ठीक था। TGR हमारा 8% था, प्राप्त हम लोग 7.5% किए थे। सही है, ये विफल नहीं माना जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारा 2007 से 2012 तक चला था। इसका उद्देश्य था, ये पूछता है कि तेज और अधिक समावेशी विकास, तेज और अधिक समावेशी विकास। इसके जो तैयार करता है रंगराजन, सी रंगराजन जो है, सी रंगराजन इसके तैयार करता है। या कह सकते हैं कि किसके मॉडल पर आधारित है, तो सी रंगराजन मॉडल पर आधारित है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, तेज और समावेशी विकास। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तेज और समावेशी विकास था। दूरस्थ शिक्षा पर कार्य कर रहे थे और प्लान तैयार करता है, यानी कि किसके मॉडल पर, तो सी रंगराजन के मॉडल पर आधारित था। यही 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना था। 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, और अन्य उद्देश्य के लिए लिंग असमानता को कम करना था, पर्यावरण क्षरण को कम करना था। ये TGR जो हमारा था इसमें 9% था, और AGR जो था हमारा 8% था। 8% AGR जो है अभी तक किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं है। हालांकि इसका हम लोग टारगेट अभी 9% रखे थे, लेकिन AGR 8% अभी तक किसी में नहीं हुआ था। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक AGR प्राप्त किसने किया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सभी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक AGR 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि सबसे ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति 8% 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। आते हैं, बात कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें तेज तथा अधिक समावेशी एवं संपोषणीय विकास की बात की गई थी। तेज और अधिक समावेशी तो 11वीं में भी किया गया। इसमें एक संपोषणीय विकास, यानी कि समान पोषण की तरफ, यानी कि सबको समान रूप से लेते हुए अधिक तेजी और समावेशी के साथ विकास करना था। 2012 से 2017 तक इसका समय-काल रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और अन्य उद्देश्य इसका जो था, पर्यावरण संरक्षण, लिंग असमानता को कम करना, शिक्षा में सुधार करना, इसका GDP 8% प्राप्त करना था। ये हमारे लक्ष्य थे। कृषि वृद्धि को 4% तक प्राप्त करना, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की समृद्धि करना, और गरीबी को 10% तक कम करना। गरीबी 10% तक कम करना था
हमारा लक्ष्य। और इसका जो टीजीआर था 8% था और एजीआर जो है 7% था। तो ये रहे आपके पंचवर्षीय योजना। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या लगता है कि कुछ गलत है, कुछ सही है, कोई भी त्रुटि समझ में आती है या एनी वन कोई प्रॉब्लम होता है इस वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स जरूर देखता हूं और आपके इस कमेंट्स का जवाब भी जरूर दूंगा। तो 11वीं 12वीं में कन्फ्यूजन होता है कि तेज तथा अधिक समावेशी। तेज और अधिक समावेशी देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य रहा। इसमें एक संपोषणीय विकास ऐड हो जाता है, तो ये होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये रहा आपकी वीडियो, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आप पढ़िएगा, इसे 2x पे करके पढ़िएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप जीएस बूस्टर हब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आते रहते हैं आपको सभी के सभी वीडियो आपका आता रहेगा। और ये चैनल का नाम है जीएस बूस्टर हब। ये जीएस बूस्टर हब नाम का ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस पे आपको सभी के सभी वीडियोस आते रहेंगे। ये जीएस बूस्टर हब नाम का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं जीएस बूस्टर हब के नाम से, फेसबुक पर भी जीएस बूस्टर हब के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे के सारे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे, तो डोंट वरी, पढ़िएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में और देखते हैं किस टॉपिक पे होता है, हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।